क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि निवेश में होने वाली मतलब लगभग 90% गलतियों के बारे में पहले से ही कहीं लिखा हुआ है? एक ऐसी किताब जो सिर्फ गलतियां बताती नहीं बल्कि ये भी समझाती है कि एक निवेशक वही गलतियां बार बार करता क्यों है। यस, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो बाजार में अगला बड़ा स्टॉक ढूंढते हैं। बिल्कुल, अगला मल्टीबैगर। हाँ, उनका सारा ध्यान बस मुनाफे पर होता है, जबकि असल में सबसे बड़ा मुनाफा तो गलतियां न करने में छिपा है। एकदम सही। और आज हम इसी असामान्य नजरिए पर बात करने वाले हैं, जो पराग पारिक की किताब स्टॉक्स टू रिचेस से निकला है। जी। ये किताब कोई जादुई ट्रिक नहीं सिखाती स्टॉक चुनने की, बल्कि ये हमें कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक किला बनाने में मदद करती है। साइकोलॉजिकल फोर्ट्रेस। हाँ, पारिक का मानना था कि बाजार को चार्ट से पहले इंसान के दिमाग से समझना जरूरी है। और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उनका एक बहुत मशहूर कथन भी है। कौन सा? कि बाजार मुनाफा कमाने की जगह नहीं, अच्छा, अपनी गलतियां पहचानने की जगह है। वाह। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद कोई स्टॉक टिप देना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को समझना है जो हमें बाजार के उतार चढ़ाव में भी मजबूती से खड़ा रखती है। मतलब जब कोई खुद को समझ जाता है तो बाजार को समझना अपने आप आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस मनोवैज्ञानिक किले की नींव रखना शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले उन दुश्मनों को पहचानना होगा जिनसे ये किला हमें बचाएगा। और किताब में जिस पहले दुश्मन की बात है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। नुकसान को स्वीकार न कर पाने की आदत। बिल्कुल। हाँ, और ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। देखिए, सुनने में कितना आसान लगता है कि स्टॉप लॉस लगा लो या नुकसान बुक कर लो, पर असल में होता नहीं है। बहुत मुश्किल है। पारिक इस पर बहुत जोर देते हैं कि आपका सबसे बड़ा नुकसान खराब स्टॉक खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? उस खराब स्टॉक को सिर्फ इस उम्मीद में पकड़े रहना कि एक दिन वो वापस ऊपर आएगा। और ये उम्मीद ही तो सब कुछ है। लोगों को लगता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यहाँ उम्मीद ही पैसे डुबो रही है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक तरह का दिमागी धोखा है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। हमारा दिमाग मुनाफे से मिली खुशी के मुकाबले नुकसान के दर्द को दुगना ज्यादा महसूस करता है। दुगना? हाँ, मतलब 100 रुपए कमाने की खुशी 100 रुपए खोने के गम को कभी भी बराबर नहीं कर सकती। और इसी वजह से हम गलत फैसले लेते हैं। हम उस दर्द से बचने के लिए कागज पर दिख रहे नुकसान को हकीकत में बदलने से डरते हैं। अच्छा, तो मतलब हम अपनी गलती मानने के बजाय उस दर्द को बस टालते रहते हैं। सोचते हैं कि भाव से भाव निकल जाऊंगा तो बेच दूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं। बिल्कुल। और इसी टाल मटोल में छोटा सा नुकसान एक बड़ी पूंजी को निगल जाता है। ये दिमाग नहीं बल्कि ईगो की लड़ाई बन जाती है कि मेरा फैसला सही था। हाँ, हम खुद को ये साबित करना चाहते हैं। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, ईगो को बाहर रखकर नुकसान को काटना सीखें। जिसने ये सीख लिया उसने आधी जंग तो वहीं जीत ली। ये तो हुई अंदर के दुश्मन की बात, लेकिन आजकल लड़ाई सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी है। ओह, बहुत ज्यादा। हर मिनट फोन पर नोटिफिकेशन, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स की सलाह। किताब इसे शोर कहती है, नॉइज। हाँ, यहाँ मुझे एक उलझन होती है। एक तरफ कहते हैं कि रिसर्च करो, जानकारी रखो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि शोर से बचो। एक आम निवेशक के लिए जानकारी और शोर के बीच की बारीक रेखा को पहचानना तो लगभग असंभव है ना? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। देखिए, पारिक का दर्शन ये नहीं कहता कि जानकारी से दूर रहो, वो कहता है शोर को पहचानो। फर्क क्या है दोनों में? जानकारी वो है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जैसे किसी कंपनी की सालाना रिपोर्ट, उसके भविष्य के प्लान्स। और शोर वो है जो आपको तुरंत एक्शन लेने पर उकसाए। जैसे आज खरीद लो, कल रॉकेट बन जाएगा, या ये सेक्टर खत्म होने वाला है, सब बेच दो। अच्छा, मतलब जानकारी लंबी अवधि की सोच से जुड़ी है और शोर छोटी अवधि की घबराहट से। एकदम सही पकड़ा। शोर हमेशा तात्कालिक होता है। उसका मकसद आपको एक ट्रेडर की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करना होता है, भले ही आप एक निवेशक हो। न्यूज़ चैनल का बिजनेस मॉडल आपको शांत बैठाने का नहीं है। वो चाहते हैं कि आप कुछ खरीदें या बेचें। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि असली पैसा शांत दिमाग से बनता है, लगातार बाहरी सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करने से नहीं। जो रोज रोज भाव देखता है वो असल में अपने दिमाग को शोर से भर रहा है, जानकारी से नहीं। और जब ये शोर बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत सारे लोग एक ही बात चिल्लाने लगते हैं, तो एक और खतरनाक चीज पैदा होती है।
हर्ड मेंटालिटी, झुंड मानसिकता। हाँ। और ये अंदर के डर और बाहर के शोर का मिला-जुला नतीजा है। सोचिए 2021 में जब हर कोई किसी नए केमिकल स्टॉक या आईटी स्टॉक की बात कर रहा था, तब खुद को रोकना मुश्किल था। बहुत मुश्किल था ये कहना कि नहीं, मैं इंतजार करूंगी। यार 2020 में जब बाजार गिर रहा था और सब बेचकर भाग रहे थे, हाँ। तब खरीदने की हिम्मत करना कितना मुश्किल था। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं? हमें तो यही सिखाया जाता है कि बहुमत सही होता है। सामाजिक जीवन में शायद ये सच हो, लेकिन निवेश में ये उल्टा काम करता है। मनोविज्ञान में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि अगर ज्यादातर लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बाजार में भीड़ हमेशा भावना से चलती है, तर्क से नहीं। लालच और डर से। बिल्कुल। जब सब लालची होते हैं तो बाजार अपने चरम पर होता है और वो खरीदने का सबसे खराब समय होता है। और जब सब डरे होते हैं तो बाजार नीचे होता है और खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। तो वॉरेन बफे वाली बात, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरे तो लालची बनो। इस किताब का सार इसी में है। लंबे समय में वही जीतता है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। तो भीड़ से अलग सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। पर यह हिम्मत आएगी कहाँ से? अगर कोई रोज रोज के मुनाफे के बारे में सोचेगा तो वो तो भीड़ के साथ गही जाएगा। क्या किताब इसी को दीर्घकालिक रणनीति से जोड़ती है? बिल्कुल। यहीं पर हम उस मनोवैज्ञानिक किले के हथियारों पर आते हैं, और लंबी अवधि की सोच इसका सबसे बड़ा हथियार है। कैसे? जब कोई ये तय कर लेता है कि उसे अगले 10-15 साल के लिए निवेश करना है, तो रोज की उठापटक, टीवी का शोर और भीड़ की राय सब बेमानी हो जाती है। फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी अवधि की सोच एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो शोर को बाहर रखती है और सिर्फ जरूरी जानकारी को ही अंदर आने देती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि असल समस्या स्टॉक चुनने की है ही नहीं है। असल समस्या तो ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो खुद कौन है, एक ट्रेडर या एक निवेशक। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। और यही इस किताब का सबसे मौलिक सवाल है। आप बाजार में क्यों हैं? अगर कोई रोमांच, एड्रेनाइल रश और जल्दी पैसा बनाने के लिए है, तो वो एक ट्रेडर है। इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर आपको उसी के नियम कायदे अपनाने होंगे। लेकिन अगर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए संपत्ति बनाने आए हैं, तो आप एक निवेशक हैं। और गड़बड़ तब होती है? त्रासदी तब होती है जब एक निवेशक बाजार की थोड़ी सी हलचल देखकर ट्रेडर की तरह व्यवहार करने लगता है। किताब कहती है कि पहले खुद को पहचानो। ये जानना सही स्टॉक जानने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने तय कर लिया कि वो एक लंबी अवधि का निवेशक है। अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? ज्यादातर लोग पूछते हैं, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? हाँ, लेकिन किताब शायद इस सवाल को भी पलट देती है। हाँ, किताब कहती है कि ये सवाल ही गलत है। सही सवाल होना चाहिए, इसमें कितना जोखिम है, रिस्क कितना है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, वो बाजार तय करेगा। लेकिन जोखिम कितना लेना है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। मतलब ये समझना कि आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, अपनी पूरी पूंजी एक ही स्टॉक में न लगाना, ऐसी कंपनियों में पैसा न लगाना जिनका बिजनेस आपको समझ ही नहीं आता। तो आपका मतलब है कि अगर कोई अपनी जोखिम को सही से मैनेज करे तो रिटर्न अपने आप आ जाएगा। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। सोचिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और उनमें से एक 0 भी हो जाए, तो आपको सिर्फ 10% का नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया और वो 0 हो गया, तो पूरी पूंजी खत्म। सफल निवेशक वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न कमाता है, बल्कि वो है जो अपने जोखिम को सबसे अच्छे से संभालता है। जी। किताब में जोखिम को दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखने की बात कही गई है। दोस्त? हाँ, जोखिम आपको बताता है कि आपको कहाँ पर सावधान रहना है। जब जोखिम नियंत्रण में होता है तो अच्छा रिटर्न समय के साथ अपने आप आता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लंबी सोचो, जोखिम को समझो, भीड़ से अलग चलो। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कोई गोंद भी तो होगी। क्योंकि रोज रोज अपने फैसलों पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। और वो गोंद, वो सबसे शक्तिशाली हथियार है धैर्य, पेशेंस। किताब इसे सबसे अंडररेटेड सुपर पावर कहती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर चीज तुरंत चाहिए होता है, लेकिन बाजार इस तरह काम नहीं करता। कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां ज़ूबा कहते हैं, उसे अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए होता है।
एक अच्छी कंपनी को एक बड़े पेड़ में बदलने के लिए समय चाहिए होता है। तो इंतजार करना असल में कुछ नया करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये खुद में एक बहुत सक्रिय और शक्तिशाली रणनीति है। ये सबसे शक्तिशाली रणनीति है। पारेख का मानना था कि जब आप एक अच्छा बिजनेस खरीद लेते हैं तो आपका 80% काम खत्म हो जाता है। अच्छा। बाकी 20% काम सिर्फ धैर्य रखने का है। बार बार खरीदने बेचने से न सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स लगते हैं, बल्कि आप भावनात्मक गलतियां करने की संभावना भी बढ़ा देते हैं। धैर्य रखने का मतलब है अपने रिसर्च पर भरोसा करना और बाजार को अपना काम करने देना। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। और जो इसे साध लेता है, बाजार उसी को इनाम देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये किताब असल में एक निवेशक का दिमागी और भावनात्मक रोड मैप तैयार करती है। बिल्कुल। ये हमें बताती है कि बाजार में असली लड़ाई स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में चल रही भावनाओं से है। बिल्कुल। मुख्य निष्कर्ष यही है। पहला, बाजार में जीत रणनीति से ज्यादा दिमाग की मजबूती की है। दूसरा, मुनाफे के पीछे भागने से बेहतर है गलतियों को कम करने पर ध्यान देना। तीसरा, फैसले हमेशा तर्क के आधार पर लें, भावनाओं या टिप्स के आधार पर नहीं। चौथा, धैर्य रखना बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है। और आखिरी ये कि अगर कोई भीड़ की तरह सोचेगा तो उसे नतीजे भी भीड़ वाले ही मिलेंगे। असाधारण नतीजों के लिए सोच भी असाधारण होनी चाहिए। ये वाकई एक शक्तिशाली ढांचा है। ये एक निवेशक को सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं, बल्कि एक तर्क संगत और धैर्यवान विचारक बनाता है। सही कहा। और अंत में ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। शेयर बाजार में हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी कौन है? कोई दूसरा निवेशक, कोई बड़ा फंड, या बाजार खुद? पारेख का दर्शन ये साफ करता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी और दुश्मन आईने में दिखने वाला व्यक्ति है, यानी हम खुद। हमारे अपने मनोवैज्ञानिक झुकाव, हमारा डर, हमारा लालच। हाँ, वही सब। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज चर्चा किए गए मनोवैज्ञानिक झुकावों में से, चाहे वो नुकसान से बचने का दर्द हो, भीड़ के साथ चलने का आराम हो या धैर्य की कमी हो, कौन सा झुकाव किसी के व्यक्तिगत निवेश निर्णयों पर सबसे ज्यादा असर डालता है? इस पर ईमानदारी से विचार करना शायद सही स्टॉक ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी और फायदेमंद कदम हो सकता है।